तो दोस्तों, जो कल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया था इन्वेंट्री टेकिंग का, उसके रिलेटेड आज हम लोग इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। इन्वेंट्री टेकिंग में दो केस थे। केस वन, जब हम इन्वेंट्री टेकिंग कब कर लेंगे? ईयर एंड के पहले। और हमें किस दिन की इन्वेंट्री पे जाना है? ईयर एंड की इन्वेंट्री पे जाना है। तो हम लोग अगर ईयर एंड के पहले इन्वेंट्री टेकिंग कर लेंगे तो हमारे पास 10 मार्च का एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक होगा। अगर मुझे इस दिन के स्टॉक पे जाना है तो क्या करेंगे? इस स्टॉक में जितना भी मैंने परचेज किया है इन दीज 21 डेज वो ऐड कर दूंगा। इन जितना भी 21 डेज के अंदर मैंने गुड्स सेल किए हैं उसकी कॉस्ट को लेस कर दूंगा। कहाँ पहुंच जाऊंगा? ईयर एंड के स्टॉक पे। यस और नो? तो मतलब स्टॉक एज ऑन दैट डेट प्लस परचेज बिटवीन दीज पीरियड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड देन वील हैव स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल भी किया था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड केस था इन्वेंट्री टेकिंग आफ्टर ईयर एंड। मुझे इन्वेंट्री तो निकालें 31 मार्च की है, बट मैंने इन्वेंट्री काउंटिंग कब करी है? ईयर एंड के बाद। कब करी? कमॉन, ईयर एंड के बाद हमने इन्वेंट्री काउंटिंग करी। अब मेरे को इस इन्वेंट्री का यूज करके इस दिन की इन्वेंट्री निकालनी है, तो रिवर्स आना है। मतलब जितना भी मैंने इन दिनों में परचेज किया होगा वो इसमें जुड़ा हुआ होगा। क्या कर दूंगा मैं उसमें से? मतलब इस दिन के स्टॉक में से मैं क्या कर दूंगा? परचेज माइनस कर दूंगा। और इस दिन के इस दिन के स्टॉक में से कॉस्ट ऑफ गुड्स और माइनस हुआ होगा। मुझे तो रिवर्स जाना है, क्या कर दूंगा? वापस से ऐड कर दूंगा। क्या आ जाएगा? 31 मार्च का ईयर एंड का स्टॉक आ जाएगा। समझ में आ गया? कंफर्म। इसके बाद हमने इसका एक एग्जाम्पल भी किया था आसानी सा। ओके, अब हम चल रहे हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 में। तो मैंने जैसे कल भी बताया था आपको, फिर बता देता हूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 दोनों इलस्ट्रेशन ये आपके केस 2 के हैं। किसके हैं? केस 2 के। मतलब इन दोनों इलस्ट्रेशन के अंदर इन्वेंट्री टेकिंग कब करी गई होगी? ईयर एंड के पहले या बाद में? ईयर एंड के बाद में। और हमें किस दिन की इन्वेंट्री निकालनी होगी? ईयर एंड के डेट की इन्वेंट्री निकालनी होगी। समझ में आ गया? पक्की बात? श्योर? ओके, अब चेक करिएगा, आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको आप एलडीआर भी मार्क कर लेना। एलडीआर का मतलब लास्ट डे रिवीजन इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है? और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर साल 31 मार्च के दिन वो प्रिपेयर करता है अपने अकाउंट्स को। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th April, on which date total cost of goods in his godown came to 50,000। सर कुछ ऐसे कारण हो गए, सर कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, सर ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए जिसकी वजह से वो ट्रेडर 31 मार्च की डेट पे जाके गोडाउन में इन्वेंट्री को काउंट नहीं कर पाया। तो फिर उसने गोडाउन में जाके किस दिन काउंट किया? 15th April। मतलब चाहिए तो मुझे 31 मार्च के दिन का स्टॉक था, उस दिन जाके गिनता मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, बट मैं उस दिन गिन नहीं पाया ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो मैंने किस दिन जाके गिना? ईयर एंड के बाद। किस डेट पे? 15th April। समझ में आ गया? कौन से केस वाला है ये क्वेश्चन? केस 1 या केस 2? केस 2, इन्वेंट्री टेकिंग आफ्टर ईयर एंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके किस दिन की इन्वेंट्री निकालनी है? 31 मार्च। सेट है सर? समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गई? होने क्या वाला है? ओके, तो दी फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15th April। मतलब 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए वो हमको यहां पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ सब मेरे साथ में, बनाओ फॉर्मेट। थोड़ा साथ साथ करते हैं 3 पॉइंट तक, फिर मैं आपको नई नई जो चीजें इसमें आएगी वो समझाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, स्टेटमेंट शोइंग अच्छा क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है क्या, या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? सर कॉस्ट और वैल्यू में फर्क क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू? कॉस्ट तो सर हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से या फिर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से निकालते हैं, जिसपे हमने परचेज किया होता है। वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलते हैं। यस और नो? हाउ डू वी वैल्यू आवर इन्वेंट्री एट द ईयर एंड? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे?
वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। एज ऑन 31 मार्च 2022, तो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, और एक कॉलम बन जाएगा हमारे अमाउंट का। लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ओके जी, फॉर्मेट रेडी। अब ये बताइए सर, सबसे पहले अगर अपन बात करें सेकंड वाले केस की, तो मुझे सर 15 अप्रैल के दिन की इन्वेंट्री दी हुई है, तो इस इन्वेंट्री में मैं इन दिनों में हुए गए परचेज को लेस करूंगा और इन दिनों में हुई गई सेल्स की कॉस्ट को ऐड करूंगा, तो मैं इस दिन के स्टॉक पे पहुंच जाऊंगा। ये अपन ने कल डिस्कस किया था, मतलब शुरू मुझे करना है क्वेश्चन स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल से। आ जाइए, लिखते हैं सर, स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल या इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल। अच्छा, ये मैंने जाके ना गोडाउन में काउंट करी है, ये मैंने गोडाउन में जाके काउंट किया है, तो मुझे कितना इन्वेंट्री उस दिन मिला 15 अप्रैल के दिन, कम ऑन 50,000 का। जब मैंने जाके काउंट करी तो 50,000 रुपए की इन्वेंट्री मुझे वहां गोडाउन में दिखी। ओके, अब सर इन 15 दिनों में जो भी हमने परचेस किया होगा वो इसमें ऐड हो रखा होगा, पर मुझे तो रिवर्स जाना है, क्या करना है उसको, लेस। कौन सी परचेस को, ग्रॉस परचेस को या नेट परचेस को? नेट परचेस को ऐड करेंगे साहब, ध्यान रखना, नेट परचेस को ऐड करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐड या लेस, लेस करेंगे सर, बिल्कुल सही भाई, परचेस में ऐड हो रखी होगी तो नेट परचेस को लेस करेंगे, नेट परचेजेस। कहां से कहां तक, फ्रॉम, कहां से कहां तक, कम ऑन, फ्रॉम 31 मार्च बोल लो या 1 अप्रैल बोल लो, जो भी इस पीरियड में परचेज हुआ है वो इसमें ऐड हो रखा होगा। मुझे रिवर्स जाना है तो मैं लेस कर रहा हूं, कितना है बताएंगे आप? सर मुझे परचेज दे रखा है इंक्लूडिंग कैश परचेज। सर कैश परचेज से क्या मतलब है? मुझे तो सारी सारी परचेज लेस करनी, चाहे कैश की परचेज हो चाहे क्रेडिट की परचेज हो, है कि नहीं? अच्छा, कोई परचेज रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, हटाइए सर, कोई नहीं, तो यही परचेज नेट परचेज है। कितना दिया हुआ है? 5034। ये बताइए, यहां तक सेट? ओके। अब सर जो भी हमने गुड्स सेल किए होंगे 15 दिनों में वो इसमें से लेस हो गए होंगे, पर मुझे तो ऐड करना है, रिवर्स जाना है ना, तो ऐड करूंगा क्या, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 15 अप्रैल 22। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले तो मुझे नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी? नेट सेल्स। उसके लिए मैं यहां लिखता हूं पहले ग्रॉस सेल्स माइनस नेट माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल्स कितनी दी हुई है, कम ऑन बताएंगे आप लोग मुझे? 41,000। अब सर वो ब्रैकेट में दिया हुआ है कैश परचेज, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कैश परचेज मैं कोई यहाँ पे वो थोड़ा ना बना रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ क्या, जो मुझे कैश परचेज से कैश सेल से फर्क पड़ रहा है? मैं तो ये जान रहा हूँ मेरे पास कितना स्टॉक आया है कितना स्टॉक गया है, बात खत्म। तो कैश वाला भी आया ही है और क्रेडिट वाला भी आया ही है कि नहीं? अच्छा, सेल्स रिटर्न कितनी, कम ऑन 1,000, तो सेल्स रिटर्न मैंने माइनस करी, तो मेरी नेट सेल्स कम ऑन कितनी आ गई? 40,000 की आ गई। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट ही तो माइनस करेंगे, तभी तो क्या आएगा,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ रेट वगैरह दिया है क्या कहीं पे? हाँ सर, ये दिया हुआ। अच्छा, कितना है जीपी? 20%। और लकीली किसका दिया हुआ है? सेल्स का। अपना काम बच गया, है कि नहीं? वरना फिर वो सब कर मान मान के अपने को निकालनी पड़ती रेट। ओके, तो 20% माइनस कर देते हैं। 40,000 का 20% का मोन बताएंगे कितना हो गया? 8,000। ये मैंने माइनस किया। अब बताएंगे फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 32,000 इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग दीज 15 डेज। और ये इसमें ऑलरेडी नहीं होगा, माइनस हो रखा होगा क्योंकि बेच दिया था, काउंटिंग में नहीं आया होगा। पर मुझे तो बैक जाना है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? कौन? ऐड कर देंगे। समझाया था मैंने पूरा कल। तो ये 32,000 इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। अच्छा सर, ये 5,000 लेस करना था तो ब्रैकेट तो बना दो। ठीक है सर, लेस वाले माइनस वाले फिगर्स में ब्रैकेट बना दिया करो ताकि पता लगे हाँ जी इसको माइनस करना है। सेट है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? जैसे हमने कल पढ़ा था वैसे का वैसा इलस्ट्रेशन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे चलते सर। अब पढ़ते सर कहानी क्या है। फोर्थ पॉइंट में बोला है सर हमने कुछ सेल वैल्यू के गुड्स सेल सेंड किए थे ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। उसको अप्रूवल देने का टाइम दे रखा था हमने 4 हफ्ते। उसने 40% माल रिटर्न कर दिया, बाकी उसने अप्रूव कर दिया, कस्टमर को हमने बिल कर दिया। ओके, अब ये पॉइंट मैं आपको समझाऊं इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। फोकस करना सर। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगा उस नाम का पहले चैप्टर हुआ करता था। गुड्स सेंट ऑन सेल्स और अप्रूवल बेसिस नाम से पहले चैप्टर आता था सीए फाउंडेशन में 2024 से पहले, मई के पहले। अब उसके बाद मई 24 से उन्होंने वो चैप्टर डिलीट कर दिया। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो काम आ रहा है, समझाना पड़ेगा। समझते हैं क्या कहानी है। ये कॉन्सेप्ट का नाम है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मान लेते हैं सर मैं एक सेलर है यहाँ पे मिस्टर जेठालाल, और ये कौन है? सेलर है, दुकानदार है, और एक बायर है मिसिस दया। तो तुम बोलोगे नहीं, तो मिसिस बबीता जी। ठीक है, जेठालाल ने गुड्स इनको बेच दिए। ठीक है, पर क्योंकि ये इनके खास मित्र है तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि बबीता जी कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाए तो रख लेना, और नहीं समझ में आए तो वहां पे रिटर्न कर देना। आपके घर की दुकान, आपकी ही दुकान है। ठीक है, तो भाई साहब ने क्या किए? कितने सेल वैल्यू के गुड्स सेंड किए? 10,000 सेल वैल्यू के गुड्स सेंड किए बबीता जी को। समझना बात को। ठीक है, और इन्होंने जो ये सेल किए ना, ये किए 15 मार्च को। किस दिन? कम ऑन, 15 मार्च 22 को सेंड किया। अब इसको सेल नहीं बोलोगे आप, एक तरह से बोलोगे सेंड किए। वो हाँ कर देगी बबीता जी तो रख लेंगी, वो सेल मान लेंगे, और ना कर देगी तो वापस रिटर्न कर देगी, बात खत्म। पर बबीता जी को इन्होंने टाइम दिया। भाई बिजनेस कर रहा है, व्यवहार की बात चलो व्यवहार की है, पर धंधे की बात धंधे की है। तो उसने बबीता जी को बोला कि बबीता जी देखो आप रिटर्न कर सकते हो, कोई मनाही की बात नहीं है, बट आपके पास हाँ या ना करने के लिए, रिटर्न करने के लिए 4 हफ्ते हैं। क्या है जी? 4 हफ्ते। अगर आप टेंटेटिवली 4 हफ्ते जोड़ोगे, मतलब 28 दिन जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा? 15 मार्च से 28 दिन जोड़ दौड़ो, 16 तो कैसे आ जाएगा ब्रो? 31 दिन का मार्च है, लगभग लगभग 12 अप्रैल तक इनके पास में टाइम है। ओके, तो इनके पास में कब तक का टाइम दे दिया इन्होंने भैया? 12 अप्रैल तक का टाइम दे दिया इन्होंने बबीता जी को कि या तो आप इस दिन तक या तो हाँ कर देना और या फिर ना कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्की बात? अब समझना इस केस में होता क्या है। वैसे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, मैं आपको सबसे इजी ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं कि गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के हम अकाउंटिंग कैसे करते थे। तो जेठालाल भैया क्या करेगा? 15 मार्च को एक बार तो बुक्स में एंट्री कर लेगा खुद की, भले ही आज अप्रूवल आई नहीं है, पर फिर भी जेठालाल
अपनी बुक्स में एंट्री तो करेगा, रिकॉर्ड तो करेगा, वरना भूल जाएगा ये कि मैंने बेचा ही नहीं बेचा माल, है कि नहीं? ऐसे तो अपन कितने जनों को बेचेंगे, भेजेंगे फिर, तो बिना लिखे तो अपन भूल जाएंगे किसको दिया था अप्रूवल के लिए, उसने हाँ किया या ना किया, रिटर्न किया कि नहीं किया। तो अपन गुड्स को बुक्स में रिकॉर्ड तो पर कर लो। अब सर रिकॉर्ड कैसे करें? ये एक्चुअल सेल है क्या? ये एक्चुअल सेल है क्या? 15 मार्च को ये एक्चुअल सेल है क्या या नहीं है? कब होगी एक्चुअल सेल? जब बबीता जी या तो हाँ कर देगी या फिर ना करने का समय खत्म हो जाएगा। वापस सुनना मैंने क्या बोला, या तो बबीता जी उसको अप्रूव कर देगी कि जी मुझे पसंद आ गया तो सेल मान लेंगे, या फिर बबीता जी के पास में ना करने का टाइम खत्म हो जाएगा, तब भी हम तो क्या मान लेंगे, सेल हुई है कि नहीं? भाई मैंने आपको 28 दिन दे दिए, आप ऑनलाइन कोई गुड्स मंगाते हो 30 डेज का रिटर्न आता है, तो या तो आप 30 दिन के अंदर मुझे रिटर्न कर दो, और या 30 दिन बीत जाए, हेलो, या तो आप रख लिए उसको, तो मैं कब मानूंगा? अब आप ऑनलाइन सेल में फोन तो करके बताओगे नहीं जी अच्छा लगा हमारे को बहुत, आपकी शर्ट बहुत बढ़िया लगी, हम मैं रख रही हूं उसको, तो आप क्या बताओगे? रिटर्न ना करके एक्सेप्टेंस दोगे। तो एक्सेप्टेंस देने के दो तरीके हैं, या तो आप फोन करके हाँ कर दो जी मुझे पसंद आ गया, या फिर आप रिटर्न मत करो, मतलब वो समय निकल जाए, तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, या तो आप हाँ कर दोगे या फिर हाँ या ना करने का टाइम खत्म हो जाएगा, तब हम क्या मान लेंगे, वो एक्चुअल में सेल हो गई है, कंफर्म कहानी, पक्की बात। बट आज मैं कैसे रिकॉर्ड करूं फिर इसको? तो इसके लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स थे चैप्टर में, तो मैं सबसे इजी ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं। जेठालाल तो एक बार भले ही अप्रूवल बेसिस पे है, पर फिर भी उसको सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा, फिर भी उसको सेल रिकॉर्ड कर लेगा, और जेठालाल क्या एंट्री कर देगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भले ही अभी तक सेल हुई नहीं है, उन्होंने हाँ या ना किया नहीं है, समय खत्म भी नहीं हुआ है हाँ या ना करने का, ये कहानी क्लियर, पक्की बात। यहां तक जेठालाल क्या करेगा, अपनी बुक्स में सेल्स मान लेगा। ये अकाउंटिंग सिखा रहा हूं मैं आपको। अब ईयर एंड आ गया बीच में, अच्छा सुनो, हाँ या ना करने के लिए कितने दिन दिए अपन ने बबीता जी को? 28 डेज, 12 अप्रैल तक वो हाँ या ना कर सकती है। बट इस समय के बीच में क्या फॉल कर गया, क्या आ गया, ईयर एंड आ गया, 31 मार्च 2022 की डेट आ गई। अब एक बात बताओ आप मेरे को, ईयर एंड पे बबीता जी ने हाँ किया है या ना किया है, या कुछ भी नहीं किया? हेलो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स ईयर एंड तक, नहीं किए। उन्होंने ना कर दिए, नहीं किए। रिटर्न कर दिया, नहीं किया। हाँ या ना करने समय खत्म हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो एक्चुअल में बताओ, जब मैं ईयर एंड पे अब इस जेठालाल की ट्रेडिंग अकाउंट पेंडल अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस निकालूंगा, तब तो जेठालाल ये सेल्स को उसकी ट्रेडिंग में ले जाके एक्चुअल सेल मान लेगा, प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लेगा, जबकि एक्चुअल सेल तो हुई नहीं है। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि जी ईयर एंड पे अगर कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी है ईयर एंड तक, और अप्रूवल देने का भी टाइम भी खत्म नहीं हुआ है, तो आप ईयर एंड पे इस सेल्स को, जिसको आपने सेल मान ली थी ना, इसको आप रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो, क्योंकि ईयर एंड तक तो सेल हुई नहीं है। वो मान लो बबीता जी हाँ करेगी 10 अप्रैल को, समझना, तब सेल होगी ना, यहां तो सेल नहीं होगी ना। हेलो, तो सर ये क्या कहते हैं अकाउंटिंग वाले कि भाई जिस दिन आपने गुड्स सेंड किया उस दिन आपने सेल्स मान ली, पर ये आज तो सेल्स है ही नहीं। ईयर एंड तक सेल है क्या? ईयर एंड तक अप्रूवल दिया क्या? ईयर एंड तक तो ये सेल नहीं है। तो क्या कहते हैं अकाउंटिंग टेक्निक वाले कि भैया इसको रिवर्स कर दो। तो या तो इसको आप सेल्स रिटर्न मान दो, या फिर इसकी रिवर्सल एंट्री कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी कमोन? दोनों केस सिखाते थे चैप्टर में हम लोग, या तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर लो या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर लो। टू, हाँ जी, बबीताज अकाउंट कितने रुपए? अरे मैंने आपको गुड्स बेचे 15 मार्च को, आपके पास में हाँ या ना करने का टाइम 12 अप्रैल तक है, बीच में ईयर एंड आ गया। ईयर एंड तक ना तो आपने हाँ किया ना आपने ना किया, तो क्या मैं उसको सेल्स मान लूं? अरे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तू ये मत मान कि सेल होगा, तू ये मान ले कि सेल नहीं होगा। हेलो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो मैं कैसे मान लूं सेल हो जाएगी? मैं तो यही मानूंगा नहीं होगी, और नहीं होगी तो मैं उसकी रिवर्सल एंट्री पास कर दूंगा। क्लियर कहानी? अरे क्लियर कहानी। बट एक बात बताओ, अब अगर ये सेल नहीं है,
तो ये गुड्स तो मेरे ही हैं, जेठालाल के ही हैं, गुड्स तो जेठालाल के ही हैं। अगर ये सेल नहीं हुई तो इस गुड्स का मालिक कौन है? जेठालाल। पर ये गुड्स 31 मार्च के दिन पे किसके पास रखा हुआ है? बबीता जी के पास। तो क्या ये गुड्स जेठालाल की इन्वेंट्री में नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए? आने तो चाहिए, क्योंकि इसका मालिक कौन है? जेठालाल। 31 मार्च तक अगर सेल नहीं हुई तो इस गुड्स के मालिक कौन है? जेठालाल। तो ये गुड्स जेठालाल के एसेट्स में कैलकुलेट होने चाहिए, यस और नो? तो फिर अकाउंटिंग टेक्निक सिखाती है कि 31 मार्च पे एक तो आप रिवर्सल एंट्री करेंगे, और एक आप, अगर ये सेल नहीं है तो ये आपकी स्टॉक है, इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा, तो इसको इन्वेंट्री में काउंट करो। तो क्या एंट्री करने के लिए बोलते हैं ये? बोले सर इन्वेंट्री, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग होती है ना। यहां पे मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक तो है जेठालाल का, बट इसको क्लोजिंग स्टॉक नाम से नहीं लिखेंगे, इसको बोलेंगे इन्वेंट्री लाइंग विथ, किसके पास पड़ी है? बबीता जी के पास। बबीता जी कौन है? कस्टमर। तो इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो एक तो ये सेल्स मान ली थी, वो तो रिवर्स कर दी। अब ये सेल्स नहीं है तो मेरा स्टॉक तो है, क्लोजिंग स्टॉक तो है कि नहीं? बट ये मेरे पास रखा है या किसी और के पास? किसी और के पास, पर उसका मालिक तो मैं ही हूं, सैलरी है, जेठालाल ही है कि नहीं है? तो उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, स्टॉक को अपने एसेट तो मानने पड़ेंगे। क्या एंट्री होगा? इन्वेंट्री लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब एक बात बताओ, स्टॉक को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर? कॉस्ट पे या फिर एनआरवी पे या विच एवर इज लोअर पे? विच एवर इज लोअर पे, विच एवर इज लोअर पे। तो इसकी सेल वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 10,000। इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, तो इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या होगी? इससे तो कम ही होगी। बताओ क्या कॉस्ट होगी इसकी, कमॉन बताओ। ये 10,000 रुपीज की अगर सेल वैल्यू है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? बताओ। जीपी कितना कमाता हूं यार मैं, कमॉन बताओगे ना आप? 20% ऑन सेल, तो इसका 20% माइनस कर दो। तो 8,000 से ये स्टॉक मेरी या जेठालाल की इन्वेंट्री का पार्ट बनना चाहिए, भले ही ये कहां पे रखा हुआ है? कस्टमर के पास। ये बताओ क्लियर? क्लियर यहां तक कहानी? हेलो क्लियर भाई? फिर बाद में बोलेगा समझ में नहीं आया। हेलो, समझ में आ गया? पक्की बात समझ में आ गया? श्योर? 31 मार्च को ये गुड्स किसके स्टॉक है? जेठालाल के। कितने रुपए के? 10,000 8,000? 8,000। जेठालाल ने जिस दिन ये गुड्स को सेंड किया होगा उस दिन उसने क्या मान लिया? सेल। पर 31 मार्च तक ना तो हाँ आया ना आया, तो सर हम तो क्या मानेंगे कि नहीं आएगा? हम तो ये मानेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल। हम तो डरपोक माइंडसेट से, बचत बचाने वाले माइंडसेट से अकाउंटिंग करते हैं भैया, कंजर्वेटिज्म माइंडसेट से अकाउंटिंग करते हैं, तो हम ऐसे कैसे मान लेंगे सेल हो जाएगा? हम तो ये मानेंगे नहीं हुआ तो हमको रिटर्न करनी पड़ेगी, और रिटर्न करनी पड़ेगी तो उसके बाद वो स्टॉक तो मेरा ही है, तो स्टॉक की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और स्टॉक की एंट्री किससे पास करनी पड़ेगी? कॉस्ट से या सेल प्राइस से? अगर कोई बोल रहा है कॉस्ट तो गलत बात है। कॉस्ट या सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, और इस क्वेश्चन में कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगा। ये कहानी सेट है? पक्की बात? ये कहानी क्लियर कंफर्म है? 31 मार्च के दिन के स्टॉक में कितने रुपए के इन्वेंट्री काउंट में आनी चाहिए थी? 8,000। ये क्लियर हो गया सर? पक्की बात है? ओके, अब समझना आगे की कहानी। अब इंपॉर्टेंट है, अब आपका ध्यान मुझे 100% चाहिए। स्क्रीन पे ध्यान देना, नीचे कैलकुलेटर, मोबाइल, किताबें कुछ भी मत देखो सर, सिर्फ ध्यान इधर स्क्रीन पे रखना। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि बबीता जी ने जो गुड्स उनके पास थे ना, कितने रुपए, कितनी कॉस्ट के गुड्स थे? 8,000। कितनी कॉस्ट के गुड्स थे? 8,000। उस 8,000 में से कितना परसेंट गुड्स रिटर्न कर दिए थे? 40%। 8,000 का 40% कितना होता है? 3,200 गुड्स रिटर्न कर दिए। समझ में आ रहा है? हेलो, वापस देखना। जो बबीता जी के पास 8,000 की कॉस्ट का माल, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसको सोल्ड तो नहीं बोलूंगा, सेंड बोलूंगा। कितनी कॉस्ट के गुड्स सेंड करे थे बबीता जी के पास? 8,000। इस 8,000 के गुड्स में से बबीता जी ने
40% तो रिटर्न कर दिए, 10th अप्रैल को 40% तो रिटर्न कर दिए, रिटर्न्ड 40% ऑफ गुड्स, सो दैट विल बी 3200 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो ये गुड्स मैंने कहाँ रखे होंगे, जेठालाल ने कहाँ रखे होंगे, अपने घर पे रखे होंगे या गोडाउन में रखे होंगे? अरे कहाँ रखे होंगे? गोडाउन पे रखे होंगे। कब? 10 अप्रैल को आ गए गोडाउन में, तो आ गए। ओके, अब सुनना आगे कहानी। 60% को उन्होंने क्या कर दिया? अप्रूव कर दिया। अप्रूव मतलब रख लिया। रख लिया तो वो गुड्स बबीता जी ने रिटर्न किए होंगे क्या? नहीं रिटर्न किए होंगे। तो सर 10 अप्रैल को रेस्ट 60%, सुनना बस, अब आने वाली चीज, रिमेनिंग 60% का अप्रूवल आ गया। कितनी कॉस्ट का माल? कितनी कॉस्ट का माल है? 8000 का 60% ना, तो हमारा कितनी कॉस्ट का गुड्स बबीता जी ने रख लिया? 4800। अब ये अभी गुड्स कहां रखा है? हमारी गोडाउन में रिटर्न आ गया क्या? हमारे गोडाउन में है, बबीता जी के पास है? ये तो कस्टमर के घर पे है ना। अरे के तो कस्टमर के पास है। अब सुनना सुनना, काम आने वाला है, एकदम मेन चीज आने वाली है। ओके सेट है। अब वापस सुनना, मैंने 4 मिनट पहले एक चीज बोली थी कि बबीता जी ने अगर कोई भी गुड्स का अप्रूवल 31 मार्च तक नहीं दिया है और अप्रूवल देने का टाइम भी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये 8000 की स्टॉक 31 मार्च के दिन किसका स्टॉक बनना चाहिए? जेठालाल का स्टॉक बनना चाहिए। हेलो, 31 मार्च के दिन तो ये पूरा 8000 का गुड्स जेठालाल के स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। यस और नो? श्योर? एकदम कंफर्म? एकदम ओके। इन्वेंट्री की काउंटिंग कब हुई जी? इन्वेंट्री की काउंटिंग कब हुई जी? 15 अप्रैल 2022 को। इस दिन इन्वेंट्री की काउंटिंग हुई। ठीक है। इस 8000 की कॉस्ट के माल में से कितना माल 15 अप्रैल को गोडाउन में था? कम ऑन, बोलो बोलो। 8000 की कॉस्ट के गुड्स में से कितना कॉस्ट का गुड्स 15 अप्रैल को गोडाउन में था? कैसे आया? वो रिटर्न कर दिया था ना इसने। हाँ 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 सर, वो 40% रिटर्न कर दिया था। वो कहां पे आ गया? गोडाउन में। तो वो कब तक गोडाउन में होगा? 15 अप्रैल तक। तो ये काउंटिंग में आया कि नहीं आया? ये 3200 काउंटिंग में आया कि नहीं आया? ये बताओ। जब मैं गिना होऊंगा तब बबीता जी से रिटर्न आया 40%, वो भी मैंने गिन लिया होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये 3200 रुपए का जो माल है, ये इस 50,000 की काउंटिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है? है कि नहीं है? है या नहीं है? है पक्की बात? श्योर? कोई डाउट नहीं ना? कंफर्म? ठीक है। अच्छा, टोटल इस 8000 में से कितने का गुड्स जेठालाल के स्टॉक का पार्ट बनना चाहिए था ईयर एंड पे? पूरे 8000 का, क्योंकि ना तो हाँ ही थी ना रिटर्न आया था। हेलो, इस 8000 में से कितना ऑलरेडी काउंट में आ चुका है? 3200। तो कितना नहीं आया है? अब क्या करें? ऐड कर देंगे ना। 31 मार्च को तो 8000 का पूरा स्टॉक जेठालाल की काउंट में आना चाहिए था। यस सर। इसमें से कितना काउंट में आ गया? 3200। तो कितना काउंट में नहीं आया? 4800। सर पर वो तो सेल हो गया। अरे सेल तो 31 मार्च के बाद हुआ है ना। 31 मार्च को तो सेल नहीं हुआ था ना, या हुआ था? तो 4800 का बचा हुआ गुड्स भी तो स्टॉक का पार्ट होना चाहिए 31 मार्च को कि नहीं होना चाहिए? तो कितना ऐड कर दूंगा? 4800। सर पर तो सेल हो गई ना। अरे तो सेल तो 31 मार्च के बाद हुई है ना। 31 मार्च के दिन तो वो सेल नहीं थी ना।
और 31 मार्च के दिन वो सेल नहीं थी, तो टोटल 8000 गुड्स मेरे स्टॉक में आना चाहिए था। बट इवेंचुअली जब मैं काउंटिंग करने गया तो इस 8000 में से 3200 काउंटिंग में आ गया, तो बचा हुआ 4800 नहीं आया, और जोड़ देंगे। समझ आया? सर वो तो सेल हो गई थी ना। सेल कब हुई थी? 31 मार्च के बाद। 31 मार्च के दिन तो सेल नहीं हुई थी, इन्वेंट्री में आना चाहिए था। इसमें से कितना आ गया ऑलरेडी? 3200। कितना नहीं आया? 4800। अब ऐड कर देंगे। आ गया या नहीं आया? पक्की बात? श्योर? तो अब सर अपने आंसर में क्या लिखेंगे? देखो अपन ऐड इसको क्या मैं सेल्स बोल दूं क्या? क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड कर रहा हूं क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो सेल ही नहीं है। 31 मार्च के दिन ये सेल तोड़ना है नहीं। इसको क्या बोलेंगे फिर? इन्वेंट्री लाइंग विथ कस्टमर। $4800। आई होप समझ में आया होगा। आ गया? एकदम कॉन्सेप्ट था वो, समझा दिया मैंने, पक्की बात। चलें आगे। हाँ, इन शॉर्ट दीदी आप सही कह रहे हो, 8000 ऐड हो गया। क्यों बताऊं क्या? ये 50,000 में से ऑलरेडी कितना काउंट में आ चुका था? 32,000 तो इसमें ऑलरेडी ऐड हुआ है। गोडाउन में जब मैं गिनने गया 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को 3200 मेरे गोडाउन में पड़ा था, तो वो मैंने गिन लिया और गिना कितना? 50,000। तो 50,000 के अंदर एक ऑलरेडी ऐड हुआ है, और मैंने कितना और जोड़ दिया यहाँ पे? 4800। तो ओवरऑल कितना काउंटिंग में आ गया? 8000। तो वापिस 3200 को जोड़ू या वो जुड़ा हुआ है? वो तो जुड़ा हुआ है ना यार। आ गया या नहीं आया? सबसे बढ़िया पॉइंट है सर ये मान के चलना आप। आगे चले, अभी तो और आना बाकी है। चले, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर देना आप, ठीक है? चलो अब 2-3 लाइनें छोड़ देना, मैं भी आपको कुछ मतलब थोड़ी आसान भाषा के अंदर यहाँ लैंग्वेज लिखा दूंगा, तो 2-3 लाइन आप छोड़ देना। आगे चलते सर। तो 4 पॉइंट बड़ा मस्त पॉइंट है, शानदार पॉइंट, नया पॉइंट था आपके लिए, इसलिए शानदार है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। The trader had also received goods costing 8,000 in March for sale on consignment basis. 20% of the goods had been sold by 31st March and another 50% by 15th April. These sales are not included in the above sales. Okay, no problem. एक कॉन्सेप्ट है, वापस से समझते हैं सर। एक पहले चैप्टर आया करता था, कंसाइनमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर आया करता था, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती थी, ठीक है? ये चैप्टर आपके हटा दिया, बेवकूफ़ी करी है, नहीं हटाना चाहिए था। जो अच्छे चैप्टर होते हैं उनको रखना चाहिए, ठीक है? पर ठीक है, इसमें क्या होता है समझते हैं। आपने कभी सुना है प्रिंसिपल एजेंट रिश्ता होता है? जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होता है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही एक रिश्ता और होता है, प्रिंसिपल एजेंट। क्या होता है कमॉन? प्रिंसिपल एजेंट। सुना है क्या? ये सुना? अरे भाई मेरे गुड्स हैं, आप मेरे एजेंट हो, मैंने आपको भेज दिए और आप मेरे बिहाफ पे उन गुड्स को बेच रहे हो। वापस सुनो, मैं प्रिंसिपल हूं, गुड्स मैं बना रहा हूं, गुड्स मेरे हैं, मालिक मैं हूं, ओनरशिप मेरे पास है, रिस्क भी मेरी है। मैं उन गुड्स को आपको सेंड कर रहा हूं, आप क्योंकि कहीं अलग लोकेशन पे रहते हो, और उस गुड्स को आप आगे कस्टमर को सेल करते हो, बेचते हो, और आप क्या कमाते हो? सिर्फ कमीशन। क्या कमाते हो? कमॉन, कमीशन। रिस्क आपकी नहीं है, गुड्स की ओनरशिप आपकी नहीं है, आपको किससे मतलब है? सिर्फ आपकी कमीशन से। मालिक कौन है गुड्स का? प्रिंसिपल। रिस्क भी किसका? प्रिंसिपल का। ओनरशिप भी किसकी? प्रिंसिपल की। रिवॉर्ड्स भी किसका? प्रिंसिपल का। समझ में आ रहा है? सेल भी कौन रिकॉर्ड करेगा? प्रिंसिपल। एजेंट तो सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेगा? खुद की कमीशन। कुछ आगे कहानी सेटल है? तो कंसाइनमेंट में होता था, एक तो प्रिंसिपल, एक था राजा, एक थी अरे रानी नहीं, एजेंट, ठीक है? प्रिंसिपल ने किसको गुड्स, प्रिंसिपल किसको गुड्स सेल या सेंड?
सेंड करता है एजेंट को, और एजेंट फाइनली किसको सेल करता है? कस्टमर को। पर जो भी एजेंट सेल करता है वो सेल्स तो किसकी होती है? प्रिंसिपल की। अब समझना, एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज समझना। मैं प्रिंसिपल हूं, चलो एक काम करते हैं, आप प्रिंसिपल हो, अब की बार रोल रिवर्स कर देते हैं। आप प्रिंसिपल हो, आपने मुझे 8,000 की कॉस्टिंग के गुड्स भेजे थे। आपने, आप प्रिंसिपल हो, मैं एजेंट हूं, आपने मुझे 8,000 रुपए का माल भेजा था, ठीक है, क्लियर। उसमें से मैंने 20% माल तो बेच दिया, 20% तो बेच दिया। कब तक बेच दिया? कब तक बेच दिया? टिल 31 मार्च तक बेच दिया। 8,000 का 20% कितना हुआ? वापस देखो, 8,000 गुड्स आपने मेरे को भेजा, मान लेते हैं आपने मुझे भेजा, मान लेते हैं 10 मार्च को आपने मुझे भेजा। मैं आपका कौन हूं? एजेंट हूं। क्या इस गुड्स का मैं मालिक हूं? नहीं। पर ये रखा हुआ तो कहां होगा? मेरे गोडाउन पे। मैंने गोडाउन पे रख लिया, मैं ही तो एजेंट हूं, ठीक है। मैं अपना माल भी बेचता हूं और आपका माल भी बेचता हूं, मैं अपने गुड्स पे रख लिया, गोडाउन पे रख लिया। इसमें से भाई साहब क्या हुआ कि 31 मार्च तक मैंने 20% गुड्स बेच दिए। अब बेच दिए तो सेल्स तो आपकी है, पर मेरे गोडाउन से तो खाली हो गए ना। कितने गुड्स खाली हो गए? 20%। 8,000 का 20% कितना आ रहा? 1600 मेरे गोडाउन से माल गया, सेट है, गया ना। कितना बचा मेरे गोडाउन पे? 6,400, ठीक है। ये 6,400 का माल मेरे गोडाउन पे रखा हुआ होगा, कब? 31 मार्च को। पर क्या इसका मालिक मैं हूं? क्या क्या इसका मालिक एजेंट या प्रिंसिपल है? तो ये 6,400 का गुड्स एजेंट की स्टॉक में काउंट होना चाहिए या प्रिंसिपल की स्टॉक में काउंट होना चाहिए? ओके। प्रिंसिपल तुम क्या बोलेगा? प्रिंसिपल बोलेगा 6,400 इज माय गुड्स, और प्रिंसिपल अपनी बुक्स में क्या एंटर करेगा? इन्वेंट्री लाइंग विथ एजेंट। प्रिंसिपल क्या एंटर करेगा? इन्वेंट्री लाइंग विथ एजेंट। और मैं 6,400 क्या एंटर करूंगा? कुछ भी नहीं, ये मेरा स्टॉक नहीं है, ये सिर्फ मेरे पोजेशन में है, मेरे गोडाउन पे रखा हुआ है, बट ये मेरा नहीं है, तो इट शुड नॉट बी काउंटेड एज माय इन्वेंट्री। ये कहानी सेट है, पक्की बात। आ रहा है क्या? ये अच्छे पॉइंट्स हैं और आपका दिमाग तेज चल रहा है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू ऑल। चले आगे। ओके, अब आगे देखना। ठीक है, अब आगे देखना प्लीज। तो ये तो हो गई ईयर एंड के दिन की बात। ईयर एंड पे मेरे गोडाउन में ये गुड्स रखे थे, बट इन्वेंट्री में काउंट नहीं होने चाहिए थे। इनमें से 1 रुपए का माल भी मेरा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कब हुई? काउंटिंग कब हुई? अरे कब हुई यार? ठीक है, उस बीच के पहले, इन दोनों डेट्स के पहले हुआ क्या? मैं एजेंट हूं। इन दोनों डेट्स के पहले, इन दोनों डेट्स के पहले मान लो 15 अप्रैल के सुबह मैंने काउंटिंग करी, 15 अप्रैल के शाम को, और 15 अप्रैल की मॉर्निंग में ही मैंने 80,000 का 50%, यानी कि 4,000 रुपए के माल को और बेच दिया। 4,000 रुपए के माल को और बेच दिया। मैं तो एजेंट हूं, तो 4,000 का माल मेरे गोडाउन से और चला गया, ठीक है। अब 15 तारीख की शाम को बताओ, मेरे गोडाउन पे मेरे मालिक का, मेरे प्रिंसिपल का कितना माल रखा हुआ है? अरे दीदी दिमाग लगाओ, कहां 4,000? 6,400 बचा था। हेलो, उसमें से कितना और भेज दिया, बेच दिया? 4,000। कितना बचा? ठीक है,
हेलो, ठीक है, ये बात ठीक है। ओके, अब काउंटिंग कब करी मैंने अपने स्टॉक की? 15 अप्रैल की शाम को। और 15 अप्रैल की शाम को जब मैं काउंटिंग कर रहा था तो मैंने गलती से ये 2400 का स्टॉक भी काउंट कर लिया। काउंटिंग में सारे काउंट करूंगा, पर क्या ये 2400 का गुड्स मेरा है क्या, या प्रिंसिपल का है? क्या ये मेरे स्टॉक में आना चाहिए था क्या? सर मैं तो बोलूंगा कि 31 मार्च को जो ये 6400 का था ना, इसमें से 1 रुपए का माल भी मेरा नहीं है, ठीक है? तो इसमें से एक भी काउंटिंग में नहीं आना चाहिए था। बट हुआ बताए क्या, कि इस 6400 में से 4000 का और बेच दिया, तो काउंटिंग में सिर्फ कितना आ गया? सिर्फ कितना आ गया कमॉन काउंटिंग में? 2400। बट ये मेरा है या प्रिंसिपल का है? प्रिंसिपल का है। तो 50,000 की जो मैंने काउंटिंग की थी 15 अप्रैल की शाम को, इसमें कितना जुड़ा हुआ है? इसमें कितना जुड़ा हुआ है बताओ? पूरे 8000 या 6400 या 2400? 2400। तो कितना हटा देंगे? 2400। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्की बात? तो मैं यहां से लेस कर दूंगा, 3-4 लाइन छोड़ के लेस इन्वेंट्री बिलोंग्स टू, नो दीदी, आई एम द एजेंट। इन्वेंट्री बिलोंग्स टू प्रिंसिपल। मालिक की थी वो तो मैंने गिन ली। इन्वेंट्री बिलोंग्स टू प्रिंसिपल, wrongly counted as our inventory जो इन्वेंट्री प्रिंसिपल की थी उसको गलती से मैंने अपनी इन्वेंट्री गिन ली, तो मैं उसको अब हटा रहा हूं। विल नाउ बी डिडक्टेड। आया कि नहीं आया? आया क्या? हाँ सर। अपने किसके? अपन कौन है? प्रिंसिपल में हुई नहीं। मैं हुई नहीं प्रिंसिपल। मैं क्यों बात करूं प्रिंसिपल की? आई एम नॉट द प्रिंसिपल राइट नाउ। आई एम जस्ट द एजेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट एजेंट। मैं तो एजेंट था। मेरे पास 8000 गुड्स आ गए थे, उसमें 1600 के मैं पहले बेच चुका था। तो 31 मार्च के दिन गोडाउन में मेरे पास 6400 थे। तो ये भी मेरे को अपनी इन्वेंट्री में काउंट ही नहीं करने चाहिए थे, ठीक है? काउंट मैंने कब किया? 15 अप्रैल की शाम को। इस 6400 बचे हुए में से मैंने कितना गलती से काउंट कर लिया? 2400। तो इसको भी काउंट नहीं करना चाहिए था। बढ़िया, 4000 को बेच दिया, ये तो काउंटिंग में आया ही नहीं। अगर ये भी आ जाता, अगर मान लो ये भी नहीं बिकता, तो मेरे कितने काउंटिंग में आते? 6400। उसमें से मैं फिर 6400 हटाता। अभी मेरे काउंटिंग में कितना आया? मात्र 2400। मैंने इसको अपना गिन लिया, ये मेरा था नहीं, हटा दिया मैंने। सिंपल। आई एम दी एजेंट। प्रिंसिपल की बात कर क्यों रहे हो? मैं प्रिंसिपल हुई नहीं। मैं तो कौन हूं? एजेंट। प्रिंसिपल का 1 रुपया कुछ भी मेरा नहीं है। और मैंने कितना गिन लिया? 15 अप्रैल को कितना गिन लिया? हटा दिया। सिंपल सॉर्टेड एकदम जीवन। कहानी सेट है? समझ में आ गया आपको? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज नाउ क्लियर टू यू एवरीबडी। और मैंने ये पॉइंट आपको समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूँगा। हाँ जी मैम। अच्छा, दीदी का एक डाउट है। दीदी बोल रही कि सर आपने अनादर 50% में 8000 का 50% किया। तो दीदी बोल रही सर आप बचे हुए 6400 का 50% करते। दीदी यहां पे रिमेनिंग गुड्स का 50% लिखा है क्या? रिमेनिंग गुड्स का 50% लिखा है क्या, या अनादर 50% लिखा है? अनादर 50% मतलब इस पूरे गुड्स का 50% की बात कह रहा है ना ये तो। अब आया? रिमेनिंग थोड़ा ना बोला है। इसने क्या बोला कि जी 1600 का पहले बेच दिया था आपने, उसके बाद जो बचे उसका 50% बेच दिया, ऐसा तो बोला ही नहीं। तो इसका मतलब 50% किसका करना पड़ेगा? 8000 का।
समझ में आया? 8,000 का 20% पहले बेच दिया, 8,000 का 40% और बेच दिया। मेरे गुड्स कितने बच गए थे गोडाउन पे 15 अप्रैल की शाम को? सिर्फ कितना, 2400 का। वो मेरे इन्वेंट्री में काउंट में आ गया, मैं उसको हटा दूंगा क्योंकि मैं उसका मालिक नहीं हूं। हाँ सर। तो सर मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आपको 31 मार्च तक के निकालने हैं तो 31 मार्च की डेट पे मेरे गोडाउन में प्रिंसिपल के कितने रुपए के स्टॉक थे? 6,400। इसमें से क्या 1 रुपए का भी मेरा है क्या? नहीं है, एक भी नहीं आना चाहिए था। पर 15 अप्रैल को जब मैंने काउंट किया, तब इस 15 अप्रैल की डेट पर कितने का मेरे गुड्स में आ गया? 2400 का। ये भी नहीं आना चाहिए था, इसको भी हटा दूंगा। तो इसको भी हटाया मैंने, तो निकाला तो मैंने 31 मार्च की डेट का ही ना। समझ में आ रहा है? हटाया मैंने गुड्स को, तो मैं किस दिन का गुड्स निकाल रहा हूँ? 31 मार्च की डेट का, क्योंकि 31 मार्च को मेरे 1 रुपए का भी स्टॉक नहीं है। अरे मैं तो बोल रहा हूँ कभी जिंदगी में मेरा वो कभी भी स्टॉक नहीं है। चाहे मैं 31 मार्च को निकालूं स्टॉक, चाहे मैं 15 अप्रैल को निकालूं, चाहे किस भी डेट पे निकालूं, प्रिंसिपल का माल मेरा माल है ही नहीं। प्रिंसिपल गुड्स मेरा स्टॉक है ही नहीं, हटा दूंगा मैं। हटा ही तो रहा हूं। जितना काउंट होगा उतना ही हटाऊंगा ना, ये ज्यादा हटा दूंगा? जितना गलती से काउंट कर लिया उतना ही हटाऊंगा, ज्यादा हटा दूंगा? जितना काउंट करा वही हटाऊंगा। हटा दिया मैंने, हट भाई, तू मेरा ही नहीं। तू तो मेरे 31 मार्च को भी नहीं था, तू तो मेरा आज भी नहीं है, भाग यहाँ से, हटो। समझ आया? क्लियर कहानी? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीबडी। ओके गाइस, अब आ जाओ फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ। ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको भी आप LDR मार्क कर लेंगे। इसमें नीचे के 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। तो सर ये भी बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन एग्जाम में आ सकता है, तो ढंग से देखें। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, ये भी इन्वेंट्री टेकिंग के केस 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इन्वेंट्री टेकिंग कब करी है? ईयर एंड से पहले या बाद में? बाद में करी हुई मिलेगी आपको। पढ़ते हैं। तो इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 was completed by 10th of April 2022। ओके, 31 मार्च 2022 की जो इन्वेंट्री टेकिंग हमने करी ना, करी कब? 10th अप्रैल को, मतलब ईयर एंड के बाद। केस 2, द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड अ इन्वेंट्री फिगर ऑफ 16,75,000। और कितनी मिली उस दिन? 16,75,000। ओके, स्टार्ट करें। आ जाओ भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 10। स्टेटमेंट शोइंग अच्छा मुझे इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ध्यान रखना, मैं फिर आपको कह रहा हूं इस क्वेश्चन में काम आएगा। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। भाई मेरा स्टाइलिश ऑफिस में छूट गया, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 बना देंगे फॉर्मेट। फटाफट से आप साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम किस डेट की इन्वेंट्री से शुरुआत करेंगे बच्चों? इन्वेंट्री एज ऑन 10th अप्रैल 22 कितना है? 16,75,000। शुरुआत कर ली मैंने। अब क्या करना है भैया? 31 मार्च से लेके जो 10th अप्रैल के बीच में परचेज हुई होगी वो इसमें ऐड हो रखी होगी। मुझे रिवर्स जाना है तो लेस कर देंगे। 31 मार्च से 10th अप्रैल के बीच में जो सेल हुई होगी वो इसमें से लेस हो चुकी होगी। रिवर्स जाना है तो वापस से ऐड कर देंगे उसकी कॉस्ट को। याद है? सेम वही कहानी है सर। आगे चलते हैं। आफ्टर द ईयर एंड एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब 1 अप्रैल से 10th अप्रैल के बीच में सेल्स कितनी हुई है? 68,750। ओके ओके, अभी रुक जाओ, जल्दीबाजी नहीं। आगे भी बोला है ड्यूरिंग दिस पीरियड
गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ, मार्कअप प्राइस मतलब सेल प्राइस, मार्कअप प्राइस मतलब सेल प्राइस ऑफ 3000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, मतलब ये बोल रहा है कि इसी पीरियड में सेल्स कितनी हुई 68,750 और सेल्स रिटर्न कितनी आई 3000, तो नेट सेल्स कितनी हुई बच्चों 65,750। तो नेट सेल्स को ऐड करेंगे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, पक्की बात, लिखें, आ जाओ ऐड करते हैं। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहां से कहां तक, 1 अप्रैल 22 से लेकर 10 अप्रैल 22 तक। पहले क्या निकालेंगे, नेट सेल निकालेंगे, तो मैं पहले ले रहा हूं ग्रॉस सेल्स 68,750, इसमें से माइनस कर रहा हूं सेल्स रिटर्न, कम ऑन विच विल कम टू 3000, और 3000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 65,000, ये क्या है 65,750 इज नेट सेल्स, और नेट सेल्स में से बच्चों क्या माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो माइनस करेंगे वो कितना दिया हुआ है बच्चों, कॉस्ट पे 33.33%, तो बचपन से एक चीज तो आपको याद होगी ही होगी कि कॉस्ट पे 33.33% है, तो सेल्स पे 25% होगा प्रॉफिट। सर ये हमको तो याद नहीं, आप समझो, अभी समझा देंगे, 2 मिनट लगेंगे भाई साहब, स्क्रीन पे देख लो। कॉस्ट को क्या मान लेने का 100 मान लो, कॉस्ट पे दिया है ना प्रॉफिट, सेल्स पे निकालना है ना, कॉस्ट को 100 मान लो, तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, अरे कॉस्ट 100 अज्यूम कर ली मैंने, प्रॉफिट कितना दिया है कॉस्ट का 33.33%, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 33.33। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आएगी या लेस करेंगे तो सेल प्राइस आएगी, ऐड करेंगे, लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये लिख लेना, जिसको नहीं आता होशियारी मत करना, नहीं आता लिख लो। प्रॉफिट कितना हुआ 33.33, सेल्स कितनी हुई 133.33 इंटू 100 करके बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे, कमॉन 24.99 समथिंग आ रहा है, कितना हो गया 25%, एग्जैक्ट 25% ही आएगा, वो अपन ने राउंड ऑफ करा हुआ इसलिए पॉइंट्स में आ रहा है, 25% इज द एग्जैक्ट आंसर। सेट है, कोई डाउट नहीं, क्लियर। सर ये क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास सेल वैल्यू दी हुई है, मुझे सेल वैल्यू के प्रॉफिट माइनस करना है तो कॉस्ट आएगा, तो मैं सेल वैल्यू का 25% निकाल के माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, ये लिख लिया आपने जिसको लिखना है, लिखो लिखो फटाफट लिखो, कम ऑन फास्ट 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 फास्ट, कम ऑन। हो गया, श्योर, ओके ओके नाउ, तो मैं लेस कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 65,750 का 25%, सेल्स का तो 25% ही है ना, कितना आ गया 16,437.5, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 8 भी कर सकते हो। तो लास्ट में जब आप क्वेश्चन में आंसर देखोगे तो फिर 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, घबरा मत जाना, 1-2 रुपए का फिर फर्क आएगा लास्ट में, तो टेंशन मत लेना, और ये तो गलत आ गया, 1-2 रुपए में क्या हो रहा है, राउंड ऑफ करा है अपन ने, हाँ कितना आ गया 49,312, क्या है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड करेंगे लेस करेंगे, सर वैसे तो लेस करते हैं आगे जाते हैं तो, पर हम पीछे आ रहे हैं तो ऐड करेंगे, लिख दिया बच्चों, कोई डाउट, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं है, आगे चलते हैं।
सर इन 10 दिनों में परचेज कितनी करी बताओगे क्या आप? अरे अभी बता देंगे यार। परचेज करी हम लोगों ने 90,000 एट कॉस्ट लेस 10%, मतलब कितना हुआ? कितना परचेज करा? 90 माइनस 10% कितना आया? 81,000 की परचेज करी है, वो इसमें एडेड है या नहीं है? एडेड होगी ना? हाँ। मुझे तो रिवर्स जाना है, क्या करूंगा? लेस कर दूंगा। परचेजेस मेड फ्रॉम 1st April 22 to 10th April 22, लेस कर देंगे 81,000। 81 कैसे आए तो पता है ना भाई साहब? हाँ, अरे भाई अपन ने परचेज ऐड ही 90% 90,000 माइनस 10% पे की होगी, तो लेस भी 90% माइनस 10% में करेंगे। जब ऐड मैंने 81,000 किया होगा तो लेस भी तो 81 ही करेंगे। रेट डिस्काउंट माइनस करके ही तो ऐड करते हैं दीदी परचेज को। यस सर, तो लेस भी 81 करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पक्की बात? श्योर है? कंफर्म एकदम? अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने के लिए एकदम प्रॉपरली यहाँ पे एक टोटल लगा लो। यहां तक एक टोटल लगा लो, आगे मत बढ़ना। बस यहां पे एक टोटल लगा लो, कितनी आ रही कमांड बताओ? 16,43,312। ओके, ओके सर, सेट है। मेरे कहने पे, मेरे विश्वास पे एक बार यहां लिख दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। थोड़ी देर बाद जस्टिफाई कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 22। ऑनलाइन समझ तो आ रहा है ना? हेलो, डाउट हो तो पूछते रहना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 ये आ गई 16,43,312 रुपए की कॉस्ट का माल मेरे 31 मार्च के दिन था। सर आपको कैसे पता? विश्वास कर लो थोड़ी देर के लिए, ये कॉस्ट है मैं बोल रहा हूं। आगे पढ़ाता हूं, फिर विश्वास करना बाद में, ठीक है? अब सुनना क्या बोल रहा है। जब हमने इन्वेंट्री टेकिंग कर ली ना, उसके बाद हमको पता लगा कि कुछ आइटम थे हमारे पास में इन्वेंट्री में जो बहुत पुराने थे। सर स्क्रीन पे ध्यान। कुछ आइटम थे हमारी इन्वेंट्री में जो बहुत पुराने थे, स्लो मूविंग थे, बिक नहीं रहे थे। लाके रख दिए, बस मूव ही नहीं हो रहे। एक तो होता है लाए बेचे, लाए बेचे, फास्ट मूविंग, तो उसको तो बोलते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, जिसका माल फटाफट बिकता है। हेलो, और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो फटाफट नहीं बिकते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, रख तो लिए बिक ही नहीं रहे। ओके, उसकी कॉस्ट कितने रुपए की थी? कमोन, उसकी कॉस्ट कितने रुपए की थी उस आइटम की? 11,250। अगर उसको मैं आज बेचने जाऊं ना ईयर एंड पे, कितने में बिकेगा? 5250 में बिकेगा। समझ आ रहा है? हेलो, अब सुनना मेरी बात। वो आइटम कितने रुपए का है? 11,250। कितने का बिकेगा? ठीक है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आ गया, फॉल आ गया। अभी लिखना मत। फॉल इन द वैल्यू ऑफ स्लो मूविंग आइटम। वो स्लो मूविंग आइटम की कॉस्ट कितनी थी? स्लो मूविंग आइटम की कॉस्ट कितनी थी? ये 11,250 की कॉस्ट का ये जो आइटम है, समझाना चाह रहा हूं, समझना। ये 11,250 इसमें जुड़ा हुआ है। आइटम तो स्टॉक का ही पार्ट है ना, तो स्टॉक तो ये है मेरे पास, तो ये 11,250 रुपए इसमें जुड़े हुए हैं। ये आइटम इसमें एडेड है, और किस वैल्यू से एडेड है? उसकी कॉस्ट पे एडेड है। हम तो कभी भी किसी चीज को खरीदते हैं तो किस पे खरीदते हैं? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे ऐड करके रखते हैं। बट उसकी ईयर एंड पे जब मैंने निकाली एनआरवी, तो कितनी आई? 5,250। तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है?
कितना जुड़ा हुआ है? 11,250। उसे लाना कितने पे है? 5,250। तो बताओ कितना माइनस कर दूं? आया? एक बात बताऊं, ये इन्वेंट्री टेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। ये जो चीज अपन कर रहे हैं ना, ये इन्वेंट्री टेकिंग नहीं है, ये 10 दिनों में होने वाले ट्रांजेक्शन नहीं है, ये जो अभी मैं कर रहा हूं। ये तो 31 मार्च के दिन मेरे पास इन्वेंट्री थी, हेलो, ये इसके अंदर एडेड है, बट इसकी एनआरवी डाउन है, तो मुझे इस आइटम को कॉस्ट पे नहीं रखना, उसकी एनआरवी पे रखना है। बट मैंने गलती से किस पे ऐड करा हुआ है? कॉस्ट पे। सर गलती मत बोलो, कॉस्ट पे तो ऐड करेंगे ना। हाँ चलो, गलती से नहीं, पर कॉस्ट पे ऐड करा हुआ है, पर उसको लाना किस पे? एनआरवी पे। और एनआरवी पे लाने के लिए कितना माइनस करना है? 6,000 माइनस करना है। तो ये इन्वेंट्री टेकिंग का कॉन्सेप्ट है। ये उस 10 दिनों में होने वाले ट्रांजेक्शन है या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं? ये सब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? उन 10 दिनों में हुआ क्या ये सब? उन 10 दिनों में वैल्यू डाउन हुई क्या? नहीं नहीं सर, ये तो 31 मार्च के दिन ही डाउन थी इसकी वैल्यू। समझ आ रहा है? तो ये उन 10 दिनों का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये 31 मार्च के दिन की एनआरवी और 31 मार्च के दिन की कॉस्ट दी हुई है, और एक कॉस्ट पे जुड़ा हुआ है, हमको लाना किस पे है? एनआरवी पे। इसलिए हम कितना माइनस कर रहे हैं? 6,000। आया कि नहीं आया? ओके। अब आगे देखना, ऐसा ही एक और आइटम है आगे, ऐसा ही एक और आइटम है। तो ये फॉल इन वैल्यू ऑफ स्लो मूविंग आइटम लेस कर दिया। अच्छा, मतलब यहां तक आपने कॉस्ट निकाल दी थी? हाँ, उसके बाद तो मैं वो एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं एनआरवी पे लाने वाले। ओके ओके ओके, समझ आ गया सर। आगे देखते हैं। ड्यू टू हैवी फ्लड्स, certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take delivery. Net realizable value of the goods was estimated to be 12,500. सुनना बहुत मस्त है, गजब। कुछ गुड्स मैंने मंगाए थे 31 मार्च के पहले। कब? ईयर एंड के पहले मंगा लिए थे मैंने गुड्स, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर किया उड़ीसा से। कहां से ऑर्डर किया? उड़ीसा से। मान लो मेरे मूर्तियों का काम है, मूर्तिकार आपको मेजरली उड़ीसा भुवनेश्वर के बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं, उनकी बारीकी काम बहुत शानदार करते हैं वो लोग। हमारे किशनगढ़ में जो शिवाजी नगर में जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर जी में जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, वो उन्हीं कलाकारों के द्वारा बनाई गई है यहाँ पे आके। ऊपर वाली जो खड़गासन प्रतिमा है ना, फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखोगे, तो वो पूरी की पूरी मूर्ति हमारे किशनगढ़ के घर में, हमारा प्लॉट है एक, तो वहां पे पूरे ग्रेनाइट ब्लॉक से उन्होंने वो मूर्ति यहीं आके बनाई थी। तो वहां के कारीगर होते हैं भाई, अच्छे होते हैं, तो मैंने वहां से गुड्स मंगाए। अब समझना, मैंने वो मूर्ति बनवाई थी आरिका के कहने पे, वो गुड्स बनवाए थे आरिका के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका नॉर्मल कोई और बायर जनरली नहीं मिलता है। तो मैं, इसने कहा कि सर मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, तो मैंने मंगवा लिया बनवा के, मेरा काम है हैंडीक्राफ्ट्स का मान लो। तो वहां से जब गुड्स मेरे पास आए ना, तब तक देर हो चुकी थी। इसने मेरे को बोला कि सर अगर 15 मार्च तक आप डिलीवरी दे दोगे तो ठीक है, उसके बाद मैं तो आपसे नहीं लूंगी। अब मेरे गोडाउन पे वो गुड्स भुवनेश्वर से कब तक पहुंचे, उड़ीसा से कब तक पहुंचे? 18 मार्च को मान लेते हैं। अब ये फैल गई, ये बोले मैं तो नहीं लूं, मैंने तो किसी और से बनवा लिया, अब आपने दिया ही नहीं, इतना परेशान कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अब ले नहीं रही। अब अगर ये नहीं ले रही तो मुझे इसको किसी और को बेचना पड़ेगा। अब ऐसे ही स्पेसिफिकेशन वाले गुड्स का कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। अब अगर मैं ढूंढूंगा तो उसके लिए मुझे और पैसा खर्च करना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को 15,500 की कॉस्ट के गुड्स जो मैं इस आरिका को 30,000 में बेच रहा था, चिपका रहा था, अब किसी और को बेचूंगा तो कितने में बिकेगा? 12,500 में। कितने में बिकेगा? 12,500। समझ आ रहा है? लेके तो मैं कितने का आ रहा हूं? 15,500 का। मेरे पास ही लेट पहुंचा तो मैं इसको दे नहीं पाया, इसको देता तो ज्यादा में बेच देता, अभी मना कर दी। अब किसी और को बेचूंगा तो वो तो कम में लेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बनावा नहीं है, समझना। तो वो मुझे कितने रुपए देगा? 12,500। समझ में आ रहा है? ये इन 10 दिनों में हुआ है क्या? ये 31 मार्च के पहले की बातें हैं, ये तो 31 मार्च की पहले की बातें हैं भाई, ये इन 10 दिन के ट्रांजेक्शन नहीं है। समझ आ रहा है क्या? ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कब का ट्रांजेक्शन है? 31 मार्च के पहले की घटनाएं हैं ये। समझ आ गया सर? तो अगर आप समझो तो इस आइटम में की भी वैल्यू में रिडक्शन आ गया ना, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ
सर्टेन गुड्स जो लाया कितने में था मैं, जो लाया कितने में था यादव साहब, कितने में लाया था? 15,500 में। क्या ये 15,500 इसमें जुड़ी हुई है? यस और नो? हाँ हाँ जुड़ा हुआ है। कितना? 15,500। पर इसको बेचूंगा मैं तो मुझे एक्सपेक्टेड है कितने पैसे मिल जाएंगे? 12,500। तो मुझे इस 15,500 जो इसमें जुड़ रखा है उसको कितने पे लाना पड़ेगा? 12,500 पे लाना पड़ेगा। तो कितना माइनस कर दूं? ये 3,000 माइनस। क्या ये 10 दिन का ट्रांजेक्शन है या वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं? क्या ये भी 10 दिन का ट्रांजेक्शन या वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं? के लिए कर। आ गया? ये नहीं आया? आ गया? ओके सर, अब टोटल लगाओ, कैलकुलेटर है ना आपके पास? 16,43,312 में से माइनस करो 9,000। कितना आ रहा है दोस्त? 16,34,312। बुक का आंसर देखो क्या आ रहा है? 12 ही आ रहा है क्या? 10 आ रहा है ना? मैंने क्या बोला? फर्क आ सकता है क्योंकि बुक वालों ने, बताऊं क्या किया है? बुक वालों ने क्या किया बताऊं क्या आपको? नेट सेल्स को, नेट सेल्स की अलग कॉस्ट निकाल के तो ऐड करी है और सेल्स रिटर्न की अलग कॉस्ट निकाल के लेस करी है, पर अपन तो नेट सेल्स करके ही ऐड लेस करते हैं ना। इन्होंने अलग अलग करा है तो इनका आंसर पॉइंट्स में लगाया है, हमारा आंसर अलग आ रहा है। तो सर सही किसका है? दोनों का सही है सर। अपन तो जैसे मैंने करा है वैसे ही करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। समझ में चीजें आ गई आपको? आप आराम से इसको लिख लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप घर से एक बार वापस से ट्राई कर लेना, अगर नहीं समझ में आए आराम से पूछ लेना। ठीक है जी? ओके।